हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक का नाम एलओडीआर। जैसे लास्ट अटेम्प्ट या शायद दिसंबर 22 का अटेम्प्ट था, शायद ये 15-20 नंबर में आया हुआ है। हाँ, 15 to 20 मार्क्स। अब लोग एलओडीआर छोड़ के गए, करके गए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 15-20 नंबर का वेटेज आ गया। अच्छा, जो क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे क्वेश्चन वो थे जो इसके अंदर बड़ी इजीली लिखे हुए हैं, जहाँ स्टार मार्क भी था। बट एक स्टूडेंट मेंटालिटी ये कहती है, अगर 35-40 पन्ने हैं, ये है वो है, चैप्टर बड़ा है, ये भूले भटकिया मानो 5-10 अटेम्प्ट में कभी ऐसा झोलझाल तो आता ही आता है। अब ये 15-20 मार्क्स आप ये मान लो फुल आउट ऑफ फुल आ सकते थे, बट हमने माना ही नहीं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोज विद आईसीडीआर। अब आईसीडीआर को मानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत काम का है, बहुत बड़ा है, बहुत काम का है, वो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन ही नहीं दे रहे। तो आप मान के चलना, न्यू सिलेबस के हिसाब से भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओल्ड वालों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट शीट मैंने चेक कर ली, एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। मैं आपको चाहोगे तो एंड में वो एक पेज भी दिखा दूंगा अमेंडमेंट का। एक पुरानी एक रेगुलेशन थी, वो वहां से ओमिट हो गई और वो रेगुलेशन इसमें है भी नहीं। और पुराना जो एक 2022 का अमेंडमेंट है, वो अपने वाले इस वाले मॉड्यूल में है, क्योंकि न्यू सिलेबस का नया मॉड्यूल है, तो उसमें वो सारे अमेंडमेंट हैं अपने। तो ध्यान से स्टार्ट कर लेते हैं। सामने देखें, कुछ ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कहां कहां एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है, ये सब नाम अपन ने देख लिए थे। तो नीचे आता है यहाँ पे एक बार, ये पढ़े आप ध्यान से। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब, यार मैंने मेरी कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट करवा ली, एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकॉल दे देता हूँ। एक अनलिस्टेड कंपनी है, उस अनलिस्टेड कंपनी को एक्सचेंज पे लिस्ट होना है। अगर लिस्ट होना है, वो लोग क्या लाएंगे? आईपीओ लाएंगे। आईपीओ लाने के साथ वो एक्सचेंज पे जब लिस्टिंग करवाएंगे ना, तो उन्हें एक्सचेंज से क्या लेना होगा? अब एक्सचेंज यानी एनएसई बीएसई। इंडिया में 2 ही रिकॉग्नाइज एक्सचेंज है जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। मैं मानता हूं अगर मैं फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रहा हूं, तो जिन जिन एक्सचेंज पे लिस्ट होऊंगा ना, वहां वहां से मुझे क्या लेना है? अप्रूवल। अगर मैं पहले से लिस्टेड हूं, तो हर उस एक्सचेंज से अप्रूवल लेना है जहां पे मैं लिस्टेड हूं। तीसरा पॉइंट याद करो, मैं नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी हूं और अदर देन नेशन वाइड वाले पे भी हूं, बट अप्रूवल कहां से लेना है? नेशन वाइड से। टोन क्या बनी? जहां लिस्ट हो रहे हो वहां से अप्रूवल, अगर लिस्टेड हो तो जहां जहां लिस्टेड हो वहां, अगर अनरिकॉग्नाइज एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज दोनों पे हो, अप्रूवल तो रिकॉग्नाइज से ही लेना है। आप पढ़ के देखो नीचे, याद आ रही है क्या बात? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, रिकॉग्नाइज एक्सचेंज से लेना है। किस मैनर में लेना है? पहला, आप लिस्ट ही केवल कहां पे हो? रिकॉग्नाइज एक्सचेंज, तो हर उस रिकॉग्नाइज एक्सचेंज या एक्सचेंजेस से जहां पे आप लिस्टेड हो। सेकंड पढ़ो ध्यान से, आप अभी लिस्टेड नहीं हो, आप लिस्ट होने वाले हो, तो बेटा जहां जहां लिस्ट होने वाले हो ना, वहां से अप्रूवल लेना है, बट वो एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड ही होना चाहिए। और तीसरा क्या है? तो अप्रूवल तो केवल कहां से आएगा? सर डाउट ये आ रहा है, समझ में तो आ गया टॉपिक का मतलब क्या है। यार मैं जब पहले लिस्ट हुआ हूँ ना, तो मान लेते हैं मैंने 1 लाख शेयर लिस्ट करने की परमिशन ले रखी है। आज मेरी कंपनी मान लेते हैं एफपीओ ला रही है 20,000 शेयर्स का, और तो पहले परमिशन तो कितने शेयर्स की? 1 लाख की। तो जो एड ऑन 20,000 है ना, इनकी आपको वापस से परमिशन लेनी। सर एक साथ ही ले लेते ना, सारी नहीं, आप जब जब लाओगे वैसे वैसे मिलती जाएगी। फर्स्ट टाइम आईपीओ ला रहे हो, पहली बार लिस्ट हो रहे हो, तो अप्रूवल। आप लिस्ट हो चुके हो और सिक्योरिटी लाना चाह रहे हो, तो जब जितनी और ला रहे हो उसके लिए वापस से अप्रूवल। डन है यहां तक? ये लास्ट पैरा पढ़ के देख लो एक बार, कुछ याद आ रही हो अगर ये बात। रेगुलर में बहुत डिटेल में बताई थी बात। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट यानी मर्दर अमलगमेशन, अगर आपको याद होना कंपनी लॉ थोड़ी, सेक्शन 230 था ये। वहां पे मैंने एक बात कही थी, 230 अपने आप में पूरा कोड है एक, और जब वहां आप अप्रूवल ले चुके हो ना, तो आपको यहाँ अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये भी याद कर लेना, 230 में वहां पे ये भी लिखा था, रेगुलेटर को भी नोटिस जाता है। किन किन को नोटिस जाता था मर्दर अमलगमेशन में, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में? कंसर्न पार्टीज, साथ में एनसीएलटी, अगर कंपनी लिस्टेड है सेबी। तो जब आप लिस्टेड के हिसाब से रेगुलेटर को अप्रूवल ले चुके हो, पहले ही ले चुके हो, तो वापस से लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। डन है यहां तक? ये सिंपल या तो वन लाइनर बन सकता है न्यू सिलेबस के अंदर, ये वाला। और क्या पता रेफरेंस आपसे 230 सेक्शन की पूछ ले। नीचे पढ़ो ध्यान से ये सब बकवास सी बातें हैं, बेसिक डेफिनेशंस है, इसमें एक मेन डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या होती है रिलेटेड पार्टी? ध्यान से देखें, रिलेटेड पार्टी मींस अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन, और ये था कहां पे? ये कंपनी लॉ में है।
अब आपको गलती से किसी को याद आ रही हो अगर कंपनी लॉ में डेफिनेशन क्या थी? डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव, केएमपी, केएमपी के रिलेटिव, और अगर तुम्हें इतना भी याद आ रहा है ना तो इस मौके पे सफिशिएंट है ये, क्योंकि यहां इन्होंने एक बार डाल के सेकंड मॉड्यूल वालों के लिए भी 4 नंबर क्वेश्चन पे कर दी, जो केवल सेकंड मॉड्यूल वाले हैं। अगर उन्होंने कंपनी लॉ का रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन यहाँ पूछ लिया, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं, तो ये आपको रेफर कहाँ से करनी पड़ेगी? कंपनी लॉ से ही करनी पड़ेगी। एक पेज की डेफिनेशन, उसमें आता है इमीडिएट रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन भी थी, राइट साइड में रिलेटिव की अलग से डेफिनेशन। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है अलग से ये पढ़ो, स्टार मार्क के साथ पढ़े। और अपने लिए काम का कौन सा है? हटा दो ना ऊपर वाली बात। अब क्यों 1 अप्रैल 2023, अपन अभी दिसंबर में एग्जाम दे रहे, तो ये अमेंडमेंट तो लागू हो चुका है, तो अब आपके लिए बेटा लिमिट कौन सी काम की है? अभी ऐसा क्वेश्चन वो लोग वन लाइनर में डाल देंगे न्यू वालों के लिए, आपको ऑप्शन दे देंगे 5, 10, 20 जो भी है, तो जिनको डेट सही से समझ में नहीं है वो आंसर लिख के आ जाएंगे 20, जबकि अब आंसर क्या बनेगा? 10। अब ये है क्या, नीचे पढ़ो ध्यान से। In the listed entity, either directly, indirectly on a beneficial interest basis, as provided under Section 89 of Companies Act at any time during the preceding financial year, क्या लिखा है नीचे? कोई भी ऐसा जना, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा जना, कोई भी ऐसी एंटिटी जो या तो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, कोई भी ऐसा जना या एंटिटी जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, नहीं तो कोई भी ऐसा जना या एंटिटी जो कम से कम कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं? 10%। उन्हें हमने क्या मान लिया? हम पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं आप क्या हो, रिलेटेड पार्टी। सर ये 10 क्यों हुआ? कंपनी लॉ में याद है एक शीट बाकी है छोटी सी, एक शीट जो मैंने कहा था मॉड्यूल एक्स्ट्रा टॉपिक, वो टेबल पे ही पड़ी हुई है अभी अपने, उसमें टॉपिक भी है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये मैंने आपको पढ़ा तक बताई थी बात, ऐसा कुछ पेंडिंग नहीं है उसमें। 2 टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है उस पर, और मेन मुझे ये वाला ही पढ़ाना है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। वहां पे भी 10% की लिमिट है, वहां पे भी 10% की। डन है यहां तक? ये चीज काम की है। अब आप एक बात सोचो, कंपनी लॉ में ये नहीं था, कंपनी लॉ में क्या ऊपर डेफिनेशन थी तो वहां हमने पढ़ी। अगर सेबी का पूछा रिलेटेड पार्टी, अब बहुत स्मार्ट बच्चे पता है क्या करते हैं, जो सेबी की बुक में लिखा है वो लिखा है उन्होंने। 5 मार्क्स में डेफिनेशन आई, उन्होंने लिखा रिलेटेड पार्टी मींस अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, बट सेबी में ये लिखा हुआ है। ये लिखने से 5 आएंगे, या कंपनी लॉ का रिलेटेड पार्टी समझाओ उसके बाद ये समझाओ तो 5 आएंगे। डन है ये कहानी? तो यहाँ बेटा आपको पूरा कंपनी लॉ वाला समझाना पड़ेगा, और मार्क्स भी देखे जाते हैं, अगर 5 में आएगा तो पूरा समझाना है, 2-3 नंबर में आ गया तो अब इतना भी लिखा हो तो काफी। नीचे पढ़ो ध्यान से। ये अगर याद हो किसी को, एक काम करो इस टॉपिक का भी रिकॉल करवाता हूं आपको अच्छे से, ये यहां कर लोगे ना तो आपका कंपनी लॉ का भी हो गया। करवा रहा हूं हाँ। नीचे पढ़ो ध्यान से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अदर देन, अब पहली चीज ये तो है लिस्टेड एंटिटी, यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी लॉ में होता तो वहां क्या लिखा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। आप चेक कर लेना वहां पे ये है, और यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन अ नॉमिनी डायरेक्टर। आसान शब्दों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरली कौन होता है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नीचे पढ़ो ध्यान से, जो बीओडी के हिसाब से, जो बीओडी के हिसाब से है कौन? आप कंपनी लॉ भी चेक कर लो, पहला पॉइंट यही है। ऐसा इंसान जो बीओडी के हिसाब से कौन है? पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड पोजेसेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सेकंड पढ़ो ध्यान से, प्रमोटर नहीं है कंपनी का, ना ही कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। वो याद है चाचा ताऊ, ना खुद के, ना चाचा के, ना ताऊ के, ना कजन चाचा के। ताऊ हो गया होल्डिंग, चाचा हो गया ये, और ये हो गए कजन वाले आपके। यही टोन वहां पे थी, यही टोन आप यहाँ कैरी कर लो। एक फर्क क्या हुआ, कंपनी लॉ की डेफिनेशन में लिस्टेड एंटिटी नहीं आता, वहां पे कंपनी लिखा है। आप प्रमोटर नहीं हो कंपनी के, नहीं तो अपनी होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी उस कंपनी, कंपनी की जगह इन्होंने लिस्टेड एंटिटी डाल दिया, पॉइंट वही है सेम। सेकंड क्या है?
ना तो आप खुद प्रमोटर हो, ना तो आप खुद प्रमोटर हो, ना ही रिलेटेड टू प्रमोटर हो। तीसरा क्या है? आप डायरेक्टर के तौर पे जो रेम्युनरेशन बनती है वो तो आप लोग हम मना नहीं करते, लेकिन उसके अलावा आपका कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशन नहीं है। मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशन, पिक्यूनरी रिलेशन मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। और ये कब नहीं है ये देखो ध्यान से, बीते 3 सालों में, और नहीं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में। और कहां नहीं है? अब दो बातें ऐड हो गई। अब याद करो साथ पे क्या था ये। आपका क्या नहीं है? कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशन नहीं है। बट किसे हम मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशन नहीं मान रहे? आप तो रेम्युनरेशन ले रहे हो ना मुझसे, वो नहीं है। अब ये कब नहीं है रिलेशन? बीते 3 सालों में, और ना ही करंट ईयर में। और कहा नहीं है? ना तो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट। एंड पिक्यूनरी मतलब मोनेटरी रिलेशन, पैसे से रिलेटेड। इसके बाद देखें, कोई भी आपका रिलेटिव। अब एक डाउट आया, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है? माँ बाप, बीवी, बच्चे, वो तो डेफिनेशन थी। अब यहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है कंपनी लॉ में। राजा जमाई शामिल है क्या? बेटी सौतेली, बेटा सौतेला, याद आ रही है ये चीज? एंड फॉर ज्यादा डिटेल यू हैव टू रेफर रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ, क्योंकि उठी हुई वहीं से ये पूरा टॉपिक है। आपका कोई भी रिश्तेदार क्या नहीं होल्ड करता? इंटरेस्ट इन द लिस्टेड एंटिटी, चाहे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। वो भी कब? और ना ही। अब एक पॉइंट ध्यान से पढ़ो, आगे क्या लिखा है, कितना? और अब थोड़ा अटपटा सा पॉइंट है ये। बताओ क्या चीज है? आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी रिश्तेदार कंपनी में इक्विटी नहीं होल्ड करता। कितने से ज्यादा नहीं होल्ड करता? 50 लाख नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। सोचो ये एमआरएफ का केस है। 50 लाख डिवाइड बाय 10, 5 लाख। डिवाइड बाय 10 क्यों किया? नॉमिनल वैल्यू 10 है क्योंकि। तो अगर 50 लाख रुपए की हम यहाँ बात कर लेना, 50 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 5 लाख शेयर्स, अमाउंट नहीं। फिर एक आप जब बड़े होगे एक नया कैलकुलेटर इजाद करोगे, उसमें इसको मल्टीप्लाई करना 1,12,000 से। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,12,000। बट पता है स्टिल आप अपॉइंट हो सकते हो। क्यों? एक्सीडिंग है तो डिस्क्वालीफाइड हो। अगर इतना भी है ना, केवल इतना भी है, तो आप क्वालिफाइड हो। या आपने अगर कभी वीडियो सुना भी होगा ना, मैंने वहां पे ये भी बात बोली, मैंने कहा मेरे तो आज तक ये बात हजम नहीं हो रही। चलो एमआरएफ का एक्सेप्शनल केस हो गया। मैं तो मानता हूं इक्विटी शेयर चाहे 1 है, 2 है, 1% है, 2% है, आपका वोटिंग राइट तो आ गया, तो इंडिपेंडेंस तो जाती जाती है। बट इन्होंने उस इंडिपेंडेंस को एक लिमिट से कनेक्ट कर लिया कि अगर इतना होगा ना, तो हम तो मानते हैं आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है। और मैं ये मानता हूं अगर एक शेयर भी है ना, तो भी आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है। लिमिट आ गई कितनी? कितनी नहीं है? एक्सेस ऑफ 50 लाख फेस वैल्यू। नहीं तो कंपेयर किससे करना है? 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये लिमिट है यहाँ पे। अब नीचे ध्यान से पढ़ो। आप क्या नहीं हो? आप यानी नन ऑफ हुज रिलेटिव, मतलब आपके रिश्तेदार क्या नहीं है? इनडेटेड नहीं है। कब नहीं है? और ना ही करंट फाइनेंशियल है। इनडेटेड मतलब कोई डेटर जैसे नहीं हो आप। कंपनी आपसे कोई पैसा मांगती नहीं है। ना तो कंपनी मांगती, ना होल्डिंग, सब्सिडियरी, ना एसोसिएट कंपनी आपसे मांगती। इसके बाद वाला क्या है? अगर स्मार्टली चलोगे तो बेटा टोन तो सेम ही चल रही। पिछले 3 साल करंट फाइनेंशियल ईयर आपने क्या नहीं दे रखी? गारंटी नहीं दे रखी। अच्छा गारंटी दे तो दी, आज गारंटी दे दी, आज आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कल तो आ सकती। तो कल को आज कंसिडर करके हमने आपको हटा दिया। और लास्ट क्या है? अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन मतलब इनके अलावा कोई भी, कोई सप्लायर वाला हो जाए, कोई आपने माल मुझे सप्लाई किया और वो भी कितना? 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। अदर का मतलब हो गया इनको छोड़ के, इन सबको हटा के, तो वो अलग है।
ये अलग है। लेकिन अब नीचे ये बॉक्स पढ़ो ध्यान से। अपन ने यहां तक पढ़ा तो फील क्या रहा है? वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लास्ट प्रोवाइडेड पढ़ा तो क्या लिखा? पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग सबसिडी ए टू डी, ऊपर वाले चारों, shall not exceed 2% of the gross turnover, total income 50 lakh, whichever is whichever is अभी आप गलती करते हो, वहां पे लिखा है और सच हायर अमाउंट, मतलब अभी करंटली लिमिट कितनी है? ये 50 लाख को बढ़ाने का स्कोप है। अभी कंपेयर किससे करना है? 2% ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर, टोटल इनकम, नहीं तो 50 लाख, इनमें से जो भी। अब इसको समअप करो आप। ए बी सी डी 4 पॉइंट पढ़े, पिक्यूनरी रिलेशन पढ़ा, इंडेटेड पढ़ा, गारंटी पढ़ा, अदर पिक्यूनरी रिलेशन पढ़ा। आप चारों का जोड़ लगा लो। चारों का जोड़ लगाने के बाद भी यहां जो लोअर आ रहा है ना, इस तक होगा तो दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड। फिर मेरी बात समझो, ये पॉइंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, चारों पॉइंट अलग है। लास्ट में उन्होंने समअप क्या करा? आप बार बार ट्रांजेक्शन करोगे, ये करा वो करा, ये करा वो करा, हमने चारों पे एक लिमिट लगा दी। वरना ऐसे तो वो शेयर अलग ले लोगे आप, डेटर अलग बन जाओगे, आप गारंटी अलग दे दोगे, सप्लायर के रूप में अलग बन जाओगे। तो उन्होंने कहा चार चार तरीके से करेंगे तो इंडिपेंडेंस तो वैसे ही गई। तो चारों को मिला के एक एग्रीगेट लिमिट इन्होंने ये बना दी। आप वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इससे कंपेयर कर लो। आप ये कह सकते हो ऊपर वाले चारों इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो भी ऊपर वाले चारों का टोटल आएगा इससे ज्यादा नहीं होगा। ऊपर वालों का चारों का टोटल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम दिस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम दिस लिमिट। डन है ये? नीचे पढ़ो ध्यान से। ना तो भैया आप और ना ही आपके रिश्तेदार क्या नहीं होल्ड करेंगे? पोजीशन ऑफ केएमपी और बीइंग एम्प्लॉय ऑफ द लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट और एनी कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, वो भी कब? 3 फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक गलती बताऊं, वैसे तो वो डेफिनेशन पूछते नहीं है। अब ये पुराने वाले अटेम्प्ट्स में 8 मार्क्स में डेफिनेशन आती थी। अब वो डेफिनेशन ना पूछ के आपसे जनरली ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। कोई भी 4-5 पॉइंट उठा देंगे। अब इस पॉइंट में वो क्या गेम करेंगे बताओ? इसमें ऊपर वाले पॉइंट में फर्क क्या है? ऊपर क्या लिखा था? ऊपर 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 3 फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डन है ये बात? यहाँ पे केवल पिछले 3 साल देखने, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये पढ़ो, आप आपके रिश्तेदार कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में ना तो केएमपी है ना एम्प्लॉय है। कब नहीं है? पिछले 3 सालों में। लेकिन प्रोवाइडेड मतलब लेकिन क्या लिखा है नीचे? अगर रिश्तेदार की बात करूं, आपकी नहीं, आपकी नहीं, आपके रिश्तेदार की। आपका रिश्तेदार कौन हो सकता है? अगर आपका रिश्तेदार एम्प्लॉय था ना तो हमें दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका रिश्तेदार केएमपी है तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। वापस बोलो एक बार। हम्म, तो दोनों कंपेयर करने थे। अगर पिछले 3 साल में नहीं हो रही और इसमें हो रही है तो भी डिस्क्वालीफाइड है। हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको अपन ये कह सकते हैं क्या? आप जो लग रहे हो, आप ना तो केएमपी हो ना एम्प्लॉय हो, बट आपका रिश्तेदार पिछले 3 सालों में केएमपी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय है तो चलेगा। मतलब कहानी क्या बनी? केएमपी एम्प्लॉय, या तो आपकी बात हो रही है या आपके रिलेटिव की। आप तो ना ये हो ना ये हो। आपके रिश्तेदार की बात हो, ये तो नहीं, बट वो ये अलाउड है। समझ में आ गई ये बात? हो गया? नीचे पढ़ो, बी वाला क्या है? इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर, वो भी कब? आज से पिछले 3 सालों में। इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ, क्या लिखा है? मतलब आप या तो खुद फर्म के मालिक थे, खुद फर्म के पार्टनर थे, नहीं तो प्रोपराइटर थे। कौन सी फर्म के?
जो आपके यहाँ ऑडिटिंग का काम करके जा चुकी। अब यहाँ पे नाम लिखा है फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस। आसान शब्दों में बोलूं, या तो फाइनेंशियल ऑडिट करके जा चुके या कॉस्ट ऑडिट करके जा चुके। अब सीएस के लिए माइट भी इंटरनल ऑडिट हो सकती है। आसान शब्दों में, आप पिछले 3 सालों में ऑडिट करके जा चुके हो। आप यानी या तो आप पार्टनर थे या आपकी खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, नहीं तो आप वहीं के एम्प्लॉई हो। भैया आपको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। मानोगे ये बात, ऑडिटर आपकी कंपनी के बारे में आपसे तो ज्यादा जानता है, तो हमने आपको भी डिस्क्वालीफाई कर लिया। और साथ ही साथ और है बीच में, ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म, लीगल कंसल्टिंग फर्म मतलब जिसने ऑडिट नहीं करी, बट आप कोई भी बड़ा काम करने से पहले उन फर्म से कंसल्ट करके ही काम करते हो, तो हमने उस फर्म को भी हटा दिया जिसका ट्रांजैक्शन है हमारे साथ। नहीं तो हमारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ कितना है, वो फर्म का जितना ग्रॉस टर्नओवर है ना, मान लेते हैं उस फर्म का ग्रॉस टर्नओवर 100 है, तो मेरे यहां से 10 या 10 से ज्यादा तो मेरे यहीं से आ रहा है। कौन सी फर्म को हटा दिया? ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म जिसका ग्रॉस टर्नओवर का 10% या उससे ज्यादा मेरे यहीं से आता है, तो हमने उसको भी क्या कर लिया, डिस्क्वालीफाई। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी। मैं तो नहीं मान सकता कि 8 मार्क्स से वो आपसे पूछेगा। अगर पूछ भी ले तो मैं तो सजेस्ट करूंगा लिखने की कोशिश भी मत करना। ये आंसर तकरीबन 3 पेज का है, तो अगर डायरेक्ट आ गया और मान लो तुमने याद भी कर लिया, 3 साढ़े 3 पेज का आंसर लिखने बैठ गए, इतने में 3 क्वेश्चन आगे और छूट जाने हैं आपके, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बनाएगा वो, आपको 4-5 पॉइंट डाल देगा। आपको जस्ट पहचानना है क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और सुन लिया होगा तो काम हो गया होगा। पहले पढ़ा हो और आज अगर ध्यान से सुना हो और जाके एक बार देख लिया, डील हो जाएगा सवाल। तो लास्ट क्या लिखा है? एक सवाल पूछूं आपसे, टेक ओवर में, टेक ओवर का है यहाँ का नहीं है, टेक ओवर में कंट्रोल मतलब वो ट्रिगर पॉइंट कब हिट होता था, और ऑफ शेयर्स पे या वोटिंग राइट्स पे? मैंने कल भी एक बात कही थी, अब रिवीजन क्लास के बीच में पुरानी पुरानी छोटी छोटी बातें पूछता रहूंगा। मैं फिर बोलूंगा, जो यहाँ स्टूडेंट है मेरे ही, और जो बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, आप सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो अगर क्लास में नहीं हो, यहाँ नहीं हो, इवन अगर आप ऑनलाइन भी नहीं हो, क्योंकि इस तरीके से काम हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी लापरवाही है एंड डेज में इस तरीके से अगर सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है, आप ना ऑनलाइन हो और ना अगर फेस टू फेस हो, कुल्हाड़ी आपके हाथ में है और दोनों पैर खुद ही काट रहे हैं अपने। तो मैंने तो एड ऑन मसाले डाल दिया आज। चल एलओडी आता है, तुमसे बीच बीच में दूसरे टॉपिक पूछूंगा। अब आप अगर 10 पूछूं आपसे और मान लो 5-7 आपको क्लिक हो जाए ना, तो आप मान लो सही लेवल पे हो। बट अगर गलत क्लिक हो रहा है ना, तो अभी भी समझ लो, अभी आप समझ जाओ 20-25 दिन है, अपन को क्या करना है वहाँ। अब जब 25 पे पहला ट्रिगर था, पढ़ाते वक्त अपन ने बात करी थी, 25% आप कितने भी शेयर लो, पर शेयर लेने से 25% वोटिंग राइट आना चाहिए। 25% शेयर पे ट्रिगर नहीं होता, 25% वोटिंग राइट पे होता है। एक इसी लीग में एक अगला कनेक्टेड टॉपिक, पहला अगर हुआ तो अगले साल मैक्सिमम कितना, एक एक वो 5% कितनी भी बार साल में, या साल में एक बार, और 5 से ज्यादा हुआ तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। ऑप्शन दे दूं 4, 26, 51, 75, 100। ऑप्शन आते याद आ गया। आप कभी भी टेक ओवर के कॉमन टोन पढ़ लेना, इतना इतना इतना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम परमिसिबल नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो 75 था। अब ये अगर वन लाइनर वहां बना तो 26 पे भी टिक हो सकता है, 51 पे भी हो सकता है, जबकि आंसर 75। डन है ये चीज। अब आ जाओ बैक टू यहाँ, आप अपने रिश्तेदार के साथ कितना होल्ड कर रहे हो, आपको अंदाजा नहीं 2% कितना होता है। 2% वोटिंग राइट लेने के लिए आपको कितने करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको आइडिया नहीं है। तो अगर आप इतना होल्ड कर रहे हो ना, तो आप डिस्क्वालीफाइड। इसके बाद क्या है? आप सीईओ नहीं तो डायरेक्टर हो, आप सीईओ नहीं तो डायरेक्टर हो। कहां के हो? ऐसे एनपीओ के, कैसे एनपीओ के, जिसकी 25%
रिसिप्ट या कॉर्पस मेरे यहीं से आता है। फिर सुनो, आप कौन हो? सीईओ नहीं तो क्या हो? डायरेक्टर हो। कहाँ के हो? कैसे एनपीओ के? वो वीडियो भी देख लेना, उसमें भी सेम ऐसे ही बता रखा है, रिकॉल में भी सेम वैसे ही करवा रहा हूँ। ये आज करने का फायदा ये हुआ, वो वीडियो आपने वहां सुना, ये अपन ने फेस टू फेस भी कर लिया, वहां सुना, यहाँ फेस टू फेस कर लिया, एक बार पढ़ लिया, आपका काम हो गया। अब फर्क क्या है ये देखो, यहां तक जो है ना, यहाँ तो कंपनी लॉ खत्म हो गया, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये है सेबी के। कंपनी लॉ में आपको ये वाले पॉइंट नहीं मिलेंगे। सेबी में कंपनी लॉ में ऊपर तक सब कुछ सेम है, आपको ये एड ऑन सेबी में मिलेगा। जैसे कि क्या है पहला, मटेरियल सप्लायर का मतलब क्या होगा? जो माल सप्लाई करता है, मटेरियल। तो सप्लायर की बात करो ना आप, मतलब आप वो जने हो जो मेरी कंपनी से कनेक्टेड हो, आप मुझे या तो सर्विस दे रहे हो, नहीं तो आप मेरे बड़े सप्लायर हो। बड़े होने का मतलब, अगर आपके यहाँ से सप्लाई नहीं आई ना, बिजनेस पे इफेक्ट आ जाएगा। इस हद तक बड़े हो आप, और जब इस हद तक बड़े हो तो ऐसे बड़े लोगों के यहाँ मत लगाओ, क्योंकि नाम ही क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट है कहाँ, जब वो इतना मटेरियल इतना काम का है तो। मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर, लेसर, लेसी। लेसर लेसी भी है। लेसर मतलब कम, कम। तो आपने कभी लिखा हुआ पढ़ा है क्या, रेंट और लीज? जो मालिक होता है वो लेसर, और जो ले रहा है वो, नीचे लैंडलॉर्ड साहब ये वाला लीज पे भी देना चाह रहे हैं। अगर वो लीज पे दे और मैं लूं तो मैं कौन हुआ? वो कौन हुए? अब मान लो उनका एक मटेरियल सेगमेंट मेरे पास है यहाँ लीज पे, तो मेरे को वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। और मेरे लिए अगर वो इतने इंपॉर्टेंट लेसर है कि जिनके होने नहीं होने से फर्क पड़ेगा, तो मैं उनको भी नहीं बना सकता। और लास्ट क्या है? उम्र आपकी कम से कम कितनी हो? 21 साल। और लास्ट, ऑफ अनदर कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच, ये समझा दो आप क्या लिखा है। Who is not a non-independent director of another company? Who is not a non-independent? Who is not a non-independent? मतलब who is an independent director of another company on the board of which any non-independent, non-independent मतलब of the listed entity। अब बताओ क्या है? वापस बोलना, रिपीट करना एक बार। दूसरी कंपनी का। अपनी कंपनी का। हाँ। इस उस इस हाँ, और कोई लास्ट? आपसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मेनली वो क्या पूछ सकता है, छोटी छोटी बातों पे केवल ये एवेल्युएट करवाना क्या एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं। 2018 से पहले ये 8 मार्क्स में सीधे डेफिनेशन आती थी, और जिसने गलती से उसको लिखना चालू कर लिया उसका 20 नंबर का पेपर छूट गया। 3.5 पेज का आंसर बनता है। तो अब वो ट्रेंड नहीं है, वो जमाना नहीं है कि सीधे वो 8 मार्क्स में पूछेंगे।
और पूछ भी ले तो अपन ने कर लिया, इतना तो अपन लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्क्स आ जाए। अब ये नीचे जनरल इन्होंने ऑब्लिगेशन को बाइफरकेट कर लिया, ये जो यहाँ समझा रखा है यही आगे डिटेल में आ रहा है, आगे आओ। कॉमन ऑब्लिगेशन स्टार मार्क के साथ ये पढ़ो पहले। क्या लिखा है इसके अंदर? हर लिस्टेड कंपनी को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लगाना है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। सर इनसाइडर ट्रेडिंग में तो कुछ और भी था। अच्छा वो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस थी, वो केवल इनसाइडर ट्रेडिंग की कंप्लायंसेस चेक करता है, और एक कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर है, दोनों बातों में फर्क है। वो एक स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंट हुआ है, ये जनरली सबके लिए हुआ है। तो हम कह रहे हैं हर लिस्टेड कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर लगाना है, जो जनरली कौन होगा? एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी? आज मैं सीएस बन गया? यस। नहीं। आज मैंने आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर ली? यस। नो। आज आपको मेंबरशिप नंबर मिल गया, अब आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो। बात समझ में आ रही है? इसका काम क्या है ये पढ़ो ध्यान से। ये मैंने आपको रेगुलर में भी पढ़ाते वक्त 3 बार रिपीट करवाई थी बात, और मैंने कहा था वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन नंबर के साथ पूछते थे, 6S का शायद नंबर जहां तक मेरे को याद है। सीधे अगर आपका नसीब खराब हुआ ना, वो बोल रहे कि रेगुलेशन 6 ऑफ एलओडीआर 2015 समझाओ 4 मार्क्स में। ये पहले क्लॉज 49 था, क्लॉज 49 में टू बी फ्रैंक मुझे क्लॉज का नंबर याद नहीं आ रहा अभी, सीधे 4 नंबर में क्लॉज का नंबर दे दिया, और वो क्लॉज ये वाला ही था। अरे अब कहाँ आएगा क्लॉज, अब तो रेगुलेशन नंबर आएगा ना। तो अगर रेगुलेशन नंबर से कभी क्वेश्चन आता है ना, तो जनरली इंपॉर्टेंट वाली आती है। तो आप चेक करो इसका काम क्या है। आप बुकिश चलोगे ना अगर, इंश्योरिंग कंफर्मिटी, बात वहां खत्म। लेकिन इसमें लास्ट में सबसे मेन बात देखिए, लेटर एंड स्पिरिट मतलब पढ़ो मत, मन से पढ़ो जो कहा जाता है, बट हम मन से नहीं पढ़ते, क्योंकि मन तो हमारा कहीं और होता है। बात समझ में आ रही? मैं क्या करूं, दिन में 10 घंटे बुक के सामने मत बैठो, आप 2 घंटे लेटर और स्प्रिट के साथ पढ़ लो, आपका काम हो गया। जो लास्ट के 20 दिन होते हैं, 20-25 दिन, ये खुद को बकअप करने के होते हैं कि हमने इतना करा हुआ, इतना तो करा हुआ है, इतना तो करा हुआ, किसने इतना नहीं करा हुआ। खुद को सेल्फ बकअप करो आप, और लेटर स्प्रिट में जाओ एग्जाम देने, केवल एग्जाम देने मत जाओ। तो 2 बच्चे होते हैं सेंटर पे, एक एग्जाम देने आए हैं, एक सही में देने आए हैं। 95% बच्चे देने आए हैं, और 5% बच्चे वो मान के जाते हैं कि साला कुछ भी आता है, 3 घंटे से पहले तो बाहर नहीं आएंगे, इतना तो अपन ने पूरे साल पढ़ा है। आप ये मान के जाओगे ना, आप 3 घंटे से तो बाहर नहीं आओगे। सेंटेंस के पीछे एक होता ना कहीं ना कहीं लेसन भी। एग्जाम देने जाओ लेटर स्प्रिट में, देने के लिए मत जाओ कि बस आप दे रहे हो वो ले रहे हैं, तो मार्कशीट ऐसी देंगी तो आप लेना नहीं चाहोगे, और ले भी ली तो किसी को दिखाना नहीं चाहोगे। लेटर स्प्रिट में जाने के बाद भी हो सकता है माइट भी कुछ नेगेटिव हो जाए, बट कम से कम ये तो रहेगा अपन ने फाइट तो करा पेपर। यही कहानी यहाँ पे, एक होता है कंप्लाइंसेस को करना, एक होता सही में उनको ऐसा करना कि कभी नॉन कंप्लायंस होने की चांस ना हो। सेकंड क्या है? बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा ओके, सेबी बोर्ड, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी। आपकी जिम्मेदारी है सेबी के हर चैप्टर के एंड में आप चेक करना रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आ रहा है, हर चैप्टर के एंड में, तो ये आप ही का काम है सारा। तीसरा क्या है? मीटिंग चल रही है, मिनट्स बनाने, काम किसका है? मिनट्स में आएगा क्या ये डिसाइड कौन करेगा, बट चेयरमैन को असेस कौन करेगा, मीटिंग करवाने में भी मदद कौन करेगा, तो आ गई ना वही बात यहाँ पे। और लास्ट क्या है? वो शिकायत पेटी होती है ना, कितनी शिकायतें मेल पे आ रही है, उस ईमेल को, जो ग्रीवियंस ईमेल है आईडी, उसको मॉनिटर भी आप करोगे। आपको याद है कहीं हर क्वार्टर के एंड में 45 दिनों में आपको डिटेल बतानी है इस क्वार्टर में कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी सॉल्व हुई, कितनी बाकी है। ये वही वाला काम है आपको। अब बॉक्स आ गया वापस, बॉक्स ध्यान से देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें। बट मैं ये मान रहा हूं अगर ये बॉक्स ना देख के जाओ ना, तो आपका आंसर अलग आता है। बताओ क्यों? अरे ये तो कनेक्टेड है यार, ये तो डायरेक्टर भी है, ये तो वो भी है, ये तो ऐसा भी है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने आप लाइन नहीं पढ़ रहे, इन्होंने लॉ का इंटरप्रिटेशन निकाला
कह रहे कहीं पे भी मना नहीं करा हुआ, और जब मना नहीं करा हुआ तो लगा लो, जब मना करेंगे जबकि जब देखेंगे, आज तक मना नहीं करा हुआ। डन है यहाँ तक? बेटा ये सीधे सीधे ये आप पढ़ सकते हो, चाहो तो आप चेक कर लो। शेयर ट्रांसफर एजेंट लगाना है, इंटरमीडियरीज के साथ कोऑपरेट करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना है, जो परमानेंट नेचर के वो परमानेंट, और नहीं तो कितने साल, 8 साल। लो फिर एक और पुराना सवाल आपसे, मर्जर अमलगमेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं? आपको सीजी से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद ही डिस्पोज होता है। अब ये पॉइंट वही था डॉक्यूमेंट का, इससे कनेक्टेड पुराना सवाल था ये। डन है कहानी ये? नीचे ध्यान से देखें, इंफॉर्मेशन फाइल करना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब मर्जर अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन। लाइन पढ़ना ध्यान से, क्या लिखी है। मानता हूं 230 अपने आप में एक कोड है, बट कोड को फॉलो ऐसे करना कि कोई दूसरा लॉ जबरदस्ती ओवरराइड ना होता। बात समझ में आ गई? डिविडेंड देना, ग्रीवियंस रिडवेसल मैकेनिज्म, अगर ये याद आ रहा हो नाम, सेबी कंप्लेन रिडवेसल सिस्टम। और लास्ट क्या है, समय समय पे जो पैसा एक्सचेंज सेबी का बनता है, जैसे लिस्टिंग फीस होती है, जब लिस्ट होना होता है कुछ 1% एक अमाउंट चलता है, वो आपको जमा करवाना है। सालाना अगर कोई फीसेज है, वो आपको जो फीस देनी वो भी आपकी देने की जिम्मेदारी। जब आप एलओडीआर साइन नहीं करते, उसमें सारी बातें नीचे लिखी हुई, लिखी हुई और आपने साइन कर लिया, कंपनी की सील लग गई, इसका मतलब क्या है, आप बाध्य हो गए, आप बाउंड हो गए, अब आपको करना ही पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आ जाओ मेन बातों पे, कुछ याद आ रही है ये बात? अब ये डायरेक्टर से कनेक्ट होंगे सब आगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। इनमें से रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन कंपनी लॉ में क्वेश्चन बनते हैं। आपने कंपनी लॉ का डायरेक्टर अगर पढ़ा होगा यहाँ पे, या जहां पे भी आपने पढ़ा है, डायरेक्टर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आपने जगह जगह डायरेक्टर्स के अंदर लिस्टेड कंपनी के प्रोविजन भी पढ़े, और ये वही वाले प्रोविजन है सारे। तो एक बार ध्यान से देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या होगा, किसका, लेकिन कम से कम एक कौन, और एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो, ना तो सारे फुल टाइम हो ना सारे पार्ट टाइम हो, कम से कम एक वुमन डायरेक्टर भी हो, और साथ ही साथ कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ऑलमोस्ट 10 था एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक ऑप्ट, ऑलमोस्ट मैंने बोला, मान लो वो है, मैं तो ऑलमोस्ट वो हो। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, सॉरी, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसमें कम से कम एक वुमन डायरेक्टर और 50% नॉन एग्जीक्यूटिव। नीचे पढ़ो ध्यान से, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होगी। कहां, इससे मतलब है क्या अपन को, आपने को मतलब किससे? यार एक तो कहूं वुमन डायरेक्टर लगानी है, एक कहूं इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर लगानी है, दोनों में फर्क क्या है? जनरली वुमन, बट जो टॉप 1000 है ना, अच्छा नहीं, एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर और एक वैसे वुमन डायरेक्टर, या एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर लग गई तो काम हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर सुनो, जनरली हर कंपनी में वुमन डायरेक्टर, पर जो टॉप 1000 कंपनियां है ना, उसमें इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होगी। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे ना, उनमें एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होगी। डन है कहानी? अभी नीचे इसी का चित्र बना दिया जबरदस्ती, आगे आओ। इसमें ये वाली बात ऊपर नहीं थी, ये ध्यान से पढ़ लो। अगर चेयरपर्सन कौन है, मेरे साथ बोल के पढ़ लो, किताब देखने से अगर याद ही हो जाता तो बेटा आज अपन यहाँ नहीं बैठते, है ना। तो एंड डेज में कम से कम वापस से वो कर लो, तो मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ, मेरे साथ बोल लो, वो ज्यादा सही रहेगा। चेयरपर्सन अगर कौन है, तो फिर क्या, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन भी आ जाए ना, कहाँ 1/3 कहाँ 50, लॉजिकली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर जहां चेयरपर्सन है ही नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन जहां चेयरपर्सन क्या है, मतलब जो हेड है ना वो तो हम में से ही है, तो 1/3। हेड हम में से नहीं है तो फिर हम 50%। हेड हम में से है तो 1/3, हेड हम में से नहीं है तो साला हम 50% होंगे। और लास्ट क्या लिखा,
मैं तो कहूँ बात तो देखो नीचे सेम लिखी हुई, बात तो नीचे सेम लिखी हुई। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, प्रमोटर है ऑफ द लिस्टेड एंटिटी है, रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, तो कहानी सेम है। तो बाइफर्केशन एक ये था और एक ये था, दो नहीं, वो एक ही है। यहाँ पॉइंट 3 हो गए बस। डन है ये नीचे लाइन पढ़ना ना, एसआर वाली क्या लिखी। अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर निकाले हुए हैं तो फिर वहां पे क्या है, तो कम से कम फिर आधे तो अश्योर कर लो कि क्या होंगे। और एसआर इक्विटी होती क्या है, कितना कितना, एक का 10, एक का 10, एक का 10, कुछ याद आ रहा होगा। आईसीडीआर में अलग से लिखा हुआ था ये। मैक्सिमम आप 1:10 तक कर सकते हो, सामान्य वालों के पास एक वोट, और वो भी 5 साल तक होता था। 5 साल के बाद आप कह रहे हो मैं तो सुपीरियर वोटिंग राइट, उसने कहा ऑर्डिनरी वोटिंग राइट। और टाइम बढ़ा भी सकते हो, हाँ बढ़ा भी सकते हो। ऐसा इक्विटी शेयर देते किसको है अपन, वर्ड गलत हो गया फिर से। ऐसे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट जो कंबाइंडली जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ तक है, उससे कमी। मतलब मैं ऐसे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वालों को देना चाह रहा हूँ जो छोटे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप है, और सबसे मेन बात जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं। कहीं भूला बिस्वा कुछ याद आ रहा हो हल्का हल्का, 1/10, 5 साल, समय और बढ़ा सकते हो। अगली बात क्या थी, छोटे प्रमोटर प्रमोटर को 500 करोड़ से कम वाले, और जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी होल्ड करते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है आईसीडीआर में, वो जो हैंड रिटन शीट थी उसमें है ये। डन है यहाँ तक ये पढ़ो ध्यान से। पहले कितनी थी, 1000, अब कितनी है यार। जनरली मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 321, 321। जो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज है, बात समझ में आ गई। तो अब ये लिस्टेड कंपनीज जनरली पब्लिक कंपनीज ही होगी या डीम्ड पब्लिक कंपनीज होगी, पब्लिक या डीम्ड पब्लिक। तो जनरली पब्लिक में 3 ही होते हैं, बट जो टॉप 2000 है ना, उसमें 6 लगाने हैं। और अभी जैसे आपको ये याद आ रही है बात, ये आ जाएंगे वहां पे वन लाइनर न्यू में, और नहीं तो सीधे एलओडीआर नीचे दे दिया 8 पॉइंट। बताओ इसके आंसर क्या है। इसके बाद कुछ याद आ रही हो ये बात, कितने साल की एज, अगर 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 इसको अपन कंपनी लॉ में भी ले चले हल्का सा, वहां पे क्या लिखा था, वहां पे 70 साल लिखा है, 70 साल। और जिसने 70 की एज ना अटेन कर ली हो, 70 से कम वाला, मतलब 70 वाले को लगा सकते हो, हाँ क्या पास करना है, ऐसा। लेकिन अगर एस आर पास नहीं हुआ तो ओ आर प्लस सी जी, यहाँ क्या लिखा हुआ, एस आर, और आपकी एज कितनी है। नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब यहां जो ये लिमिट दे रहे हैं, ये कौन से डायरेक्टर की दे रहे हैं, ठंडे दिमाग से सुनो। ये एज की लिमिट किस केस में है? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज क्या होगी, यहाँ 70 होगी। इन्होंने एज की लिमिट किसके लिए दी है, तो एग्जीक्यूटिव के तो दी नहीं, वो 70 होगी। और आप चेक भी कर लो, वो 70 एग्जीक्यूटिव वालों की थी। के एम पी, एम डी, डब्ल्यू टी डी, वो एग्जीक्यूटिव भी तो थे। बात समझ में आ रही है। 70 वाली हमने 70 वाली सही जगह पढ़ ली, 75 वाली हमने 75 वाली सही जगह पढ़ ली। तो अगर इसको बाइफर्केट अपन करें, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, मैक्सिमम एज, अगर कंपनी लिस्टेड है तो मैक्सिमम एज कितनी, क्या 70 से ज्यादा है या 75 से ज्यादा वाला लग सकता है, हाँ। यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। पास हो गया तो बहुत बढ़िया, एस आर पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, कहाँ लिखा है ये, हाँ। डन है ये बात, ये कॉपी कर लो। 70 वाला नहीं होना चाहिए, 70 का फिगर टच होते ही हम तो आपको ओल्ड एज मान लेते हैं। अच्छा ये तो अपॉइंट हुआ है अभी, ये तो अपॉइंट हुआ है अभी। सेकंड पैरा पढ़ना ना क्या लिखा है।
बीओडी ने लगा तो लिया एक बार, अब जो अगली जीएम आ रही है, नहीं तो आने वाले 3 महीने, इनमें जो भी अर्लियर है आपको इसे रेटिफाई करवाना। अपन तो यही बोल सकते हैं, हम कंपनी लॉ भी अच्छे से जानते हैं। इसके अपॉइंटमेंट को हमने क्या करवा लिया, कब करवा लिया, नेक्स्ट जीएम, नहीं तो अगले 3 महीने, इनमें से जो भी, उससे पहले पहले क्या करना है। कौन सा? हाँ, unless SR is passed to that effect, in which explanatory statement such motion justification the listed entity shall ensure approval of shareholder। मतलब क्या हुआ, इस पूरे को पढ़ो आप। अपॉइंट तो बीओडी ने कर लिया, फिर जब ये एसआर पास होगा तो यही तो अप्रूवल है इनका। आप डायरेक्टर में भी आ जाओ, जनरली डायरेक्टर को केएमपी में भी पढ़ लेना, पहले बीओडी अपॉइंट करता है और फिर शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं, बट वहां ओआर लिखा है, वहां ओआर लिखा हुआ है। ये जब एज वाले क्राइटेरियाज आ रहे हैं ना, तो यहाँ ये कंसेप्ट आ रहे हैं, वरना जनरली भी डायरेक्टर को अपॉइंट तो बीओडी करते हैं और बाद में अप्रूव शेयर होल्डर करते हैं। तो ऐसा भी तो रेटिफाई है। नाम प्रपोज हो गया, लगा लिया, बट वो फाइनल नहीं है। फाइनल जब होगा जब ये होगा। ये सेम है 100 कितने 120 डेज, 2 मीटिंग्स का गैप, ये सेम कहानी है। कोरम एक बार ध्यान से पढ़ लो। सिंपल है। अब मेरे को एक बात बता दो आप, जनरली कंपनी लॉ में कोरम कितनी होती है? 1/3 या 2, विच एवर इज हायर। एनपीओ में कितनी होती है? एनपीओ में इतनी होती है, और लिस्टेड में कितनी है? वो भी टॉप कितनी, 2000 में कितनी है? 1/3 या 2 नहीं, 3। इनमें से जो भी हायर आ जाए, और उन 3 में से भी जो भी हायर आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट। अब ये पता याद कब होगा, यहां देखो, जनरली कंपनी लॉ 1/3 और 2, वहां पे आईडी वाईडी का कोई प्रोविजन नहीं है जनरली। एनपीओ 25% और 8, इनमें से जो भी लोअर आ जाए, ये मैंने आपको जब डायरेक्टर पढ़ाया था कोरम में ऐसे ही बनवा रखा है वहां पे। और यहाँ पे क्या है लिस्टेड में, और लिस्टेड भी कौन सी, यहाँ पे कितनी हुई? सब प्लस कहाँ लिखा है, एंड कहाँ लिखा है? हाँ, एंड कहाँ लिखा है, प्लस कहाँ लिखा है? सब्जेक्ट टू 1 आईडी। मतलब मान लो कोरम 3 आई ना, 3 में से एक आईडी हो गया, आपके हिसाब से 3 तो वो गए, चौथा ही हो गया, बट वो हिसाब लग तो गया, वो सीधे माइनस करवा देगा 4 नंबर का। मैडम ने पहले क्या बोला, एंड, मैंने कहा एंड कहाँ है? प्लस, मैंने कहा प्लस कहाँ है? वो एक आंख में एंड दिखाई देगा, दूसरे में प्लस दिखाई देगा, दोनों में गलत है ये। सामने लेंस कार्ट है। डन है यहाँ तक ये? आगे आओ, ये वैसे ही क्वेश्चन है ऊपर वाले। कमिटीज ये पढ़ाऊंगे, कमिटीज ये कर लेना यार, क्योंकि कमिटीज को पढ़ाने बैठ गया तो अभी टाइम निकल जाना है, और ये अच्छा खासा कंटेंट कमिटीज का है। ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको रेगुलर क्लास में एक छोटा सा वीडियो अलग से रिकॉर्ड किया था, और नाम भी शायद उसको दिया था कमिटीज, वो मैंने कंपनी लॉ में भी लगाया था। ये वही कमिटीज की बात आ रही है, एक बार नाम नाम डिस्कस कर लो केवल। क्या है इनका मतलब, जानते हो सब? ऑडिट से रिलेटेड, डायरेक्टर को लगाना और उनकी रेम्युनरेशन डिसाइड करना। स्टेक होल्डर मतलब सबके साथ रिश्तों को मधुर बना के चलना। रिस्क मैनेजमेंट मतलब उनको पहले से अंदाजा, भापना, प्रोएक्टिव रहना कि कैसे उसको कम किया जा सकता है। आप जल्दी से भगवान करे फाइनल में आ जाओ, ये 20 नंबर का टॉपिक है एथिक्स के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट, केवल 70 पेजेस का है, और सेम यही टॉपिक है। तो कमेटी की इतनी बात नहीं आएगी, रिस्क मैनेजमेंट को समझा रखा है पूरे। अभी इनके बेटा नीचे एक कॉम्पोजिशन बता रखे हैं केवल, ये आप रेगुलर वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने एग्जॉस्टिवली पूरा समझा रखा है आपको ही। और अपन ने जब चैप्टर भी किया था, एक बात करी थी, इतनी इतनी जगह बर्बाद कर ली, 30 पेज का चैप्टर बना दिया। अगर इसको पॉइंट से समझा देते ना, ये 2 पेज का टॉपिक था ये पढ़ लो। ये शायद दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाले।
ये तो 2019 है, 20 में क्या है? तो अपन पुराना छोड़ो, साथ पे चलो आप। बट ये तो वन लाइनर आएंगे ना, अगर कोई अच्छे से इसको याद करके गया है, और ऑप्शन जब एग्जाम प्रेशर में देखने होते हैं 5 6 7 8, तो सबसे पहले तो 8 ही पढ़ा था। बट अब चलता क्या होगा? 7। साथ में हो, लेकिन अगर आप कहीं पे क्या हो, तो फिर कितने में? For the purpose of this, the count of the number of listed entity on which person is a director, independent director, shall be only those। कुछ और लाके भी लिस्ट हो सकते हैं क्या? क्या? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ये नॉन कन्वर्टेबल कौन था? आवाज आई कि नॉन कन्वर्टेबल अभी? हाँ, ये जब आईपीओ आईसीडीआर पढ़ा था, जब अपने बात करी थी पहली क्लास में, आईपीओ लाओ या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का ले आओ, नहीं तो इक्विटी। यहाँ पे क्या लिखा है? ये पॉइंट केवल उन्हीं कंपनीज को शामिल हमें करना है जिन्होंने इक्विटी लाके अपने आप को लिस्ट करा हुआ है। डन है यहाँ तक? ये पढ़ो ध्यान से। मेंबर 10 में, चेयरपर्सन 5 में। द लिमिट ऑफ द कमिटी ऑन विच डायरेक्टर मे सर्व इंक्लूड ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी whether listed or not, and shall be included all other company including private limited company, foreign companies, high value debt listed entity, company under section 8। क्या लिखा है यहाँ पे? मतलब स्टार्ट पे तो पढ़ना चालू है तो फील ही आ रहा था जैसे इंक्लूड हो रहा है, और लास्ट पे लिखा हुआ गया शेल बी। तो हमने ये बोला सारी कंपनीज हमने शामिल कर ली। कौन सी सारी? पब्लिक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। 100 बातों की एक बात, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इन्हीं को शामिल करा हुआ है। और नीचे क्या लिखा है? बहुत बढ़िया बात है ये। कमिटी के नाम तो 4 पड़े, बट लिमिट जब मैं काउंट करूंगा तो कौन कौन सा है? ऑडिट कमिटी, और आप ये मान लो सेबी जनरली इन दो को रिकॉग्नाइज ज्यादा करता है। सेबी के हिसाब से इन दो का काम सबसे ज्यादा है, बाकी दोनों का काम हम कंपनी लॉ में देख लेंगे। बट सेबी में जब लिमिट्स निकालनी है ना, लिमिट में दोनों ही शामिल होती है। डन है यहां तक ये? अच्छा, कोई पढ़ के आया था क्या थोड़ा बहुत भी कल? चैप्टर को देख के आया था? याद हो रही है चीज ये थोड़ी? जाके आज इसकी स्कैनर सॉल्व कर लेना बस। स्कैनर में जो जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं, और दिक्कत आ जाए तो बता दो कौन सा क्वेश्चन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये छोटा सा टॉपिक ये रहा, बस यहां तक है ये। बट ये अगर मैं कहूँ ना, जनरली बच्चों की सोच के हिसाब से लास्ट टाइम में आ चुका है। बट ऐसे अटेम्प्ट्स मैंने देखे हुए, जब जब रिलेटेड पार्टी आया है वो अगले साल वापस भी आया। तो इस टॉपिक को एग्जॉस्टिवली अच्छे से कर लो, आपका यहाँ का काम भी हो जाएगा, एक हद तक कंपनी लॉ का काम भी हो गया। ध्यान से देखो एक बार। और ये सेक्शन बेटा वैसे भी आप मान के चलना, ये रेगुलेशन आप घर पे पढ़ोगे भी नहीं, इतनी बड़ी देख के आप वैसे भी इसको छोड़ दोगे, होगा ही नहीं आपसे ये। ध्यान से देखो क्या है ये, वही है, यहां तक वही लिखा हुआ है, यहां तक वो है जो अपन पीछे देख के आए। अब नीचे पढ़ो क्या है। ये डेफिनेशन कहां एप्लीकेबल नहीं है? और लिस्टेड है मतलब यूनिट कौन सी है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? अभी तो क्रॉस कनेक्शन निकल रहे हैं ना, ये अगर आपके समझ में आ रहे हैं नॉलेज के हिसाब से बढ़िया, आगे बड़ी काम आएगी, एग्जाम में इतना यूज नहीं होगा। बट ये अगर आप लिख देते हो लिस्टेड है ब्रैकेट में क्लोज एंडेड, कहीं ना कहीं इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है। अब नीचे पढ़ो ध्यान से। रेगुलेशन 21ZC, 21ZC, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग, आवाज नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है? रिसोर्स ट्रांसफर हुए, सर्विस नहीं तो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का भी रिलेटेड पार्टी पढ़ाओ, अंडरराइटिंग भी पढ़ा था आपने। बिकवाने की ऑब्लिगेशन तो मेरी थी, मैंने तो आपको दे दी। बात समझ में नहीं? वहां पे सर्विस ली या सर्विस दी ये भी था। तो अगर कंपनी लोग वो टेबल याद हो, 10%, 10%, ग्रॉस टर्नओवर, नेटवर्थ, ये चलता था। ये वही तो तीनों वर्ड लिखे हैं यहाँ पे। अब नीचे पढ़ो पहला क्या है। लिस्टेड एंटिटी नहीं तो उसकी कोई सब्सिडरी एक हाथ पे, और दूसरी साइड उसकी रिलेटेड पार्टी, नहीं तो सेकंड।
अभी बताओ ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा? ऐसी लिस्टेड एंटिटी नहीं तो ऐसी लिस्टेड एंटिटी नहीं तो उसकी सब्सिडरी एक हाथ पे, और नहीं तो दूसरी साइड एनी अदर पर्सन एंटिटी ऑन द अदर हैंड द पर्पस इफेक्ट ऑफ विच इज टू बेनिफिट अ रिलेटेड पार्टी। अच्छा, बेनिफिट कैसे होता है रिलेटेड पार्टी का? बेनिफिट कैसे होता है? कम प्राइस पे। अरे लास्ट एग्जाम हमने तो क्वेश्चन ही तो था ये। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओटी, होटल, सेम रूम रेंट, सेम रूम रेंट, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो क्या ऐसे केस में उसको लगा सकते हैं या नहीं? लगा लो। बट अगर कम चार्ज करा है तो यही तो है वो। रिलेटेड पार्टी का बेनिफिट केवल ये होता है उसकी कॉस्ट कम आती है। जितने में मान लो ये बॉटल अगर मैं 7 रुपए में आपको देता ना, उसको 7 से कम में दे रहा हूँ, तो यही तो बेनिफिट पास ऑन हुआ उस पर। नीचे पढ़ो ध्यान से। regardless of whether a price is charged and a transaction with a related party shall be considered include a single transaction or, चाहे मैंने उससे पैसा चार्ज करा नहीं करा, चाहे एक बार ट्रांजैक्शन करा या एक से ज्यादा बार करा। इसके बाद देखो, काम का टॉपिक है, 5-8 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान से पूरा पढ़ना। पहला क्या है? मैंने तुम्हें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा, आईसीडीआर के तहत करा, वहां की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके। तो क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या? करा, तो जहां से करा वहां की रिक्वायरमेंट पूरी करके करा, तो जब वहां की पूरी हो गई तो उसे यहां मत डालो फिर आप। सेकंड क्या है? इसमें मेन फर्क बताओ क्या है? एक वर्ड और है, सब पर है। केवल आपके साथ नहीं, केवल आपके साथ नहीं, केवल आप सबके साथ ही सेम ट्रीटमेंट हुआ। और क्या ट्रीटमेंट? मैंने ऐसा नहीं करा चुपचाप चुपचाप 3 जनों को तो दे दिया, बाकियों को नहीं दिया। यूनिफॉर्मली सबके साथ सेम हुआ है। और जब यूनिफॉर्मली सबके साथ सेम बेनिफिट शेयर हुआ है तो उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मानना। रिलेटेड पार्टी होता है जब आपको कोई एडवांटेज मिले। एडवांटेज आपको नहीं, अगर सबको मिल रही है तो फिर आपकी एडवांटेज क्या है? तो आप रिलेटेड पार्टी कैसे? तीसरा क्या है? एफडी वेफडी के रूप में कोई बैंक एनबीएफसी ने, वो भी कैसी टर्म्स पे, जो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है सबके लिए। तीनों में कॉमन बात केवल इतनी सी है, आपको कुछ अलग हट के बेनिफिट नहीं दे रहा मैं। यार आपके पास एयरटेल की सिम है, मेरे पास भी है। मान लो मैं एयरटेल में वीआईपी कस्टमर हूँ, लेकिन मैंने उस वीआईपी कस्टमर बनने के लिए पैसे दे रखे हैं ज्यादा, कनेक्शन ज्यादा है मेरे पास, मैंने वो वाला कनेक्शन ले रखा है जिसमें वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है क्या? आप भी कर लो, आपके लिए भी ओपन है। मेरे पास 3-4 एयरटेल के वाईफाई है, तो तीनों में वीआईपी सर्विस मिलती है। याद हो कभी अपने ड्यूरिंग द सेशन कभी वाईफाई इशू भी हुआ था? आज होता था, कल से ही हो जाता है, वरना इतना जल्दी नहीं आते वाईफाई वाले। जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं वहां पे लिखा है आपको वीआईपी सर्विस मिलती है, रश भी होगा तो पहले ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो मैं कोई रिलेटेड पार्टी नहीं हूँ, मैंने उसके लिए पे करा हुआ है इतना। आप भी कर लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो, आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो। डन है यहाँ तक ये? लेकिन ये डेफिनेशन कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? इसके बाद पढ़ो, कंपनी लॉ वाली भी देख लो। डायरेक्टर उसका रिश्तेदार, केएमपी उसका रिश्तेदार, 2 पॉइंट तो कॉमन, डायरेक्टर केएमपी उनके रिश्तेदार, डायरेक्टर केएमपी उनके रिश्तेदार। एक ऐसी फर्म जहां पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर रिश्तेदार क्या है? एक ऐसी फर्म जहां पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर रिश्तेदार पार्टनर है। चौथा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां मेरा डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिश्तेदार। बार 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 टोन चलती है ना तो याद होता है, एक बार में तो समझ में आता है, 2-3 बार मुंह से बोलने से याद होगा। कंपनी लॉ में जो स्टार्ट में 5x4 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है। आपने सजेस्टेड पढ़े हो ना कभी, तो इनिशियली क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है, सीधे 5 मार्क्स। रिलेटेड पार्टी कौन होता है? डायरेक्टर केएमपी रिश्तेदार, फर्म जहां पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव क्या है, पार्टनर। ये तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां मेरा डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिश्तेदार मेंबर या डायरेक्टर। ऐसी पब्लिक कंपनी, कैसी पब्लिक कंपनी? आप तो आसान चलो, ऐसी पब्लिक कंपनी जहां मेरे यहाँ के लोग डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2% से ज्यादा पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं। अभी पेड अप कैपिटल कौन सी होगी?
या पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो पेड अप शेयर कैपिटल जब लिखा जाता है तब तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आती है, ऐसे जनरली वोटिंग वाली होती है हमेशा, बट यहाँ पे टर्म क्या लिखा हुआ है, और पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, अगर इक्विटी होता तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, यहाँ दोनों है। इसके बाद टोन याद हो, अगर हमारे इशारों पे नाचेंगे ये, मैं नचाऊंगा इनको, एक ऐसा बॉडी, हाँ वाई इट कैन बी ऑलमोस्ट इक्विटी, अमाउंट तो बढ़ेगा ना, बल्कि आप इसको ये मत बोलो, आप ये बोलो कि 100 में से 99 कंपनीज वैसे भी प्रेफरेंस इशू नहीं करती, क्योंकि डेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। 100 बैलेंस शीट ओपन कर लो, 99 में प्रेफरेंस वैसे भी नहीं मिलेगी, तो ये कहो तो सही है, वो कहो तो गलत है। ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जहां का बीओडी मेरे इशारों पे नाचेगा। इसके बाद कुछ याद आ रही हुई बात, इशारों पे तो नाचेगा, बट वो प्रोफेशनल इशारे नहीं होने चाहिए। हाँ मेरी एडवाइस ले रहे हो और मान रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर एडवाइस कौन सी ले रहे हो, उल्टा चलो, उल्टा उल्टा, ये रिलेटेड पार्टी है, बट प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देने वाला रिलेटेड पार्टी है या नहीं, बात समझ में आ गई। इसके बाद कुछ याद हो अगर ये बात, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो या तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है हमारी कंपनी की, नहीं तो सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, सब्सिडरी की भी सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी की भी सब्सिडरी, नहीं तो हमारी कौन है वो, वेंचरर मतलब जॉइंट वेंचर, जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। आर डायरेक्टर अदर देन आईडी केएमपी of the holding company subsidy holding company or his relative shall be deemed to be a related party, मतलब डायरेक्टर कौन से नहीं, आईडी हटा दो, उनके अलावा आईडी हटा दिए, केएमपी हटा दिए, हम तो कह रहे डायरेक्टर को भी हमने क्या माना हुआ है, रिलेटेड पार्टी। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टर के साथ कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकती है क्या, नॉन कैश, कोई लिमिट नहीं थी, नॉन कैश नहीं कर सकती, अगर करना है ना पहले एसआर पास होगा, ये पुराने वाला जो बुक्स थी ना उनमें था ये 192 सेक्शन, वो बात चली तो मैंने एक बार शेयर कर लिया, मेरी बात सुन लो पूरी एक बार, काम आ जाएगी क्या पता कहीं। क्या डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है, नहीं, करना है तो सर दिक्कत क्या आ रही है नॉन कैश में, अगर वो हमारे साथ करेगा ना तो हो सकता है अंडर वैल्यू कर ले, नहीं समझा, वो अपना कोई एसेट कंपनी को बेचना चाह रहे हैं नॉन कैश में, तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा कर लेगा, अगर कंपनी से कोई एसेट लेना चाह रहा होगा तो उसको अंडर वैल्यू कर लेगा, एक वैल्यूएशन की दिक्कत आ जाती है नॉन कैश में। मैं कहूँ आप, मैंने आपको सर्विस दी, आप 10 लाख रुपए देते ना, 10 लाख मत दो, आप तो असेट दे दो, मैंने 20 लाख वाले असेट की वैल्यू 10 लाख लगा के वो ले लिया, तो हमें नॉन कैश करना ही नहीं है, कब करना है, तब एसआर इन जीएम होगा। डन है यहां तक ही कुछ याद आ रही हो ये बात, याद करो क्या है मटेरियल कब मानना है, 1,000 करोड़ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, जैसे आइस का ये एक्सप्रेशन हुआ ना, इस एक्सप्रेशन वालों को हो सकता है वहां पे याद आता है, मैंने कहा क्या 10 पढ़ रहा हूँ, एनुअल कंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेट होते तो आंखें जितनी बड़ी हो गई, हो सकता है वहां याद आ जाए, और जो नॉर्मल पढ़ के जा रहे हैं कितना एक्सीडिंग 1,000 ऑफ करोड़ 10% ऑफ, नहीं याद आएगा, आप टर्नओवर लिख दो, टर्नओवर लिखते ही पॉइंट गलत हो गया। अच्छा कंसोलिडेटेड होगा कहां पे, अगर सब्सिडरी नहीं है तो वो स्टैंड अलोन होगा, वो आपका अकेले का देखा जाएगा, राइट वाला डब्बा पढ़ो, ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी, इसमें कितना है, मतलब आपका मेरा कनेक्शन क्या है, ब्रांड यूसेज रॉयल्टी, और कितना कनेक्शन है, एक्सीडिंग 5,
एक्सीडिंग 5 ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। अर्लियर पुरानी बुक्स में लिमिट अलग थी, फिर ये बाद में अमेंड हुई थी, अमेंडेड लिमिट ये है। शायद पहले केवल 10% ही कुछ ऐसा आता था, 1000 पूरा नहीं था ये, पहले इनमें से एक ही चीज आती थी। डन है यहाँ तक ये? कुछ याद आ रही हो बात? बड़े बड़े काम कर रहे हो, रिलेटेड पार्टियों के साथ काम कर रहे हो, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? ऑडिट कमेटी से। क्या एक बार में अप्रूवल मिल सकता है क्या? लिमिट कितनी थी? ऑप्शन दो चार? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। देखा, चार ऑप्शन सुनते ही लिमिट याद आती है। 1 करोड़ की एक लिमिट आती थी, कंपनी लॉ में भी लिखी हुई। मैं फिर बोल रहा हूं, इससे ये मत देखो आपको याद कितनी है, मैं आपसे वो काम काम वाली बातें आपको याद दिलवा रहा हूँ, आपके दिमाग में हिट करवा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं काम आने वाली है। लिमिट्स कैसे ऑन द स्पॉट याद आ जाएगी? अभी आपको नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आती थी, बट अगर मैंने बोली तीन और में से मेरे याद आ गई ना, मतलब दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं है वो, अभी दिमाग ही सेबी का है। तो जब ये टॉपिक चल रहा है, छेड़ लो उस बात को यार, फिर जब 188 पढ़ोगे हाथों हाथ काम हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, ओमनीबस अप्रूवल मतलब जब रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन है, बार बार दिमाग मत खाओ हमारा, आप एक बार में बता दो क्या है। एक लिमिट इसमें भी होनी तो चाहिए, देखा। ओमनीबस अप्रूवल क्या बता देगा? कौन से ट्रांजैक्शन है, इंडिकेटिव बेस प्राइस क्या रहनी चाहिए, और सच अदर कंडीशन। ये रहा, करो 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 ट्रांजैक्शन करो। 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। मैंने आपको ओमनीबस अप्रूवल दे दिया, मान लो 3 महीने का दे दिया, पर ट्रांजैक्शन 1 करोड़ तक का दे दिया, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो फिर ओमनीबस नहीं चलेगा, आपको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अच्छे से याद है ना, शेयर होल्डर से जब अप्रूवल लेते तो एसआर पास होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर लिमिट से ज्यादा हो रहा है, एसआर था ओआर था? अच्छा, पहले एसआर था, फिर बाद में इनको थोड़ा आसान करने के लिए हमने ओआर कर लिया। 188 में बोली थी ये बात। क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन लोग करते हैं। आप व्यापार चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे क्या खाना खाने? और आएंगे तो जितना खाएंगे एंड में क्या मांगेंगे? मत दो, मत दो, देना पड़ेगा ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है ना कभी कभी ऐसा। अब देखो, जिनका रेस्टोरेंट कैफे है वो समझ भी सकते हैं, ये चीज बड़ी आम बात है। लोग जीन तो पूरा जाते हैं और लास्ट में पेमेंट के टाइम उनको लगता है 30-40 टका तो कम हो जाए, 10% हजम नहीं होता किसी के। और बिजनेस है, आम बात है, इसलिए एसआर हटा दिया और उसको क्या कर लिया, हुआ। ये वन लाइनर आ जाएगा कि अगर लिमिट से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो अप्रूवल शेयर होल्डर का कैसे लेना है? ओ आर, एस आर, 100%, डी, एनी ऑफ द अब। हाँ हाँ, तो वो भी तो हम बता देंगे कितनी बार कर सकते हो। ओमनी बस का मतलब ये हो, मैंने कहा 10 बार ट्रांजेक्शन कर लेना, बट 1 करोड़ से ज्यादा करनी। मान लो 20 बार कर लेना, बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। ये सेम वही है। कुछ याद आ रही हो ये बात? क्या लिखा है यहाँ पे? किन केस में नहीं लेना? सरकार सरकार खेल रही है, सेकंड सब्सिडियरी नहीं, होली ओन्ड सब्सिडियरी। तो दिक्कत क्या आ रही है? लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में गया, राइट से लेफ्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्या है? आप लॉजिकली भी चलोगे ना, लॉजिकली भी चलोगे, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सरकार सरकार खेल सकती है, होल्डिंग अपनी होली ओन्ड के साथ खेल लो, दो होली ओन्ड खेल लो होल्डिंग के साथ। सब्सिडियरी के साथ खेलना अलाउड है क्या? क्यों? अगर यहाँ सब्सिडियरी वाला केस आ गया तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये वन लाइनर कैसे बनेगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पे अप्रूवल लेना है? ये तीनों केस तो वो डाल देंगे, चौथा डाल देंगे, होल्डिंग ने सब्सिडियरी के साथ काम किया। उम्मीद है डन है यहाँ तक। एक मिनट, ठीक है, एक ये वाली चीज भी काम की है, ये पढ़ो। क्या लिखा है ये?
मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कब होगा? जब मेरी टोटल इनकम का 20% से ज्यादा जहां से आ रहा है। नहीं तो सेकंड क्या, नेटवर्थ। मेरी टोटल नेटवर्थ का 20% से ज्यादा यहाँ लगा हुआ है, उसे मैंने नाम क्या दे दिया, मटेरियल। ये 1 या 2 मार्क्स में कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम में आया था ये। हाँ। क्या? मटेरियल सब्सिडरी मतलब ऐसी सब्सिडरी जिसके साथ जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, तो 20 रुपए से ज्यादा अगर आपकी सब्सिडरी से मुझे मिल रहा है तो आप मेरे लिए मटेरियल सब्सिडरी। मेरे 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में से 20 से ज्यादा अगर आपकी कंपनी में लगा, आपकी कंपनी में है मेरी, जिस सब्सिडरी में लगा हुआ है, तो सब्सिडरी सब्सिडरी नहीं रही मेरे लिए, उससे मैंने नाम क्या दे दिया। ये है कहानी। आज यार यहाँ पे कोई भी आए, सब जने इंपॉर्टेंट है, सब जने। मैं तो कहूँ मेड भी इंपॉर्टेंट है, आप भी हो, मैं भी हूँ, टीचर भी है, बट वाइफ आ जाए तो कुछ अलग केस है। मेरे को मेरी कुर्सी से कोई नहीं उठा सकता, एक ही जना हटा सकता है, वो वाइफ है। तो गेस्ट भी आते हैं यहाँ कभी कभी मिलने, तो ये थोड़ी गेस्ट आते हैं तो मैं उनको वहां बैठा दूंगा। मेरी मदर आ जाए, वाइफ आ जाए, उनके केस में मुझे उठना पड़ता है कि वो मटेरियल लोग हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि शाम को जाना वही है मुझे। आप बात समझो, 10 सब कंपनियां खोल ली, 10 सब्सिडरी बना ली, बट 10 की 10 मटेरियल सब्सिडरी नहीं। 10 दोस्त है, बट दो तो ऐसे मटेरियल दोस्त भी होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि वो कहानी वो हो गई दोस्ती दोस्ती। डन है यहाँ तक ये सिंपल है। एक एक ये वाली चीज और कर लो, लिमिट से लिमिट्स है। पढ़ लेना क्या लिखा है। और जब पढ़ाया भी था, जब मैंने कहा था ये सब फाइनल में है सब, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आ लिस्टेड एंटिटी हैविंग नॉट एक्सीडिंग 10 CR, एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल हो गई तो फिर कब तक एप्लीकेबल रहेगी? Once the above regulation become applicable to a listed entity, they shall continue to remain applicable till such time the equity capital net worth reduces and remain below the threshold for a period of। ये जनरली कहूँ ना, एसएमईज जैसी जो कंपनी होती है छोटी, उनके ऊपर ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म नहीं लगते। 10 करोड़ से कम वाली कैपिटल की कंपनी, अगर आप याद करोगे आईसीडीआर, वो जनरली एसएमईज थे। तो एसएमई जैसी जो कंपनी होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक वो छोटे हैं। आज वो बड़े हो गए, बड़े हो गए मतलब लिमिट एक्सीड हो गई तो लगेगा, हाँ लगेगा। हटेगा कब? तब लगातार 3 साल फिर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। वंस एप्लीकेबल रिमेन्स फॉर एवर टिल सच टाइम, कब तक? तब तक 1 2 3 लगातार 3 साल की कंडीशन पूरी ना हो। डन है यहाँ तक ये। जब एलओडीआर जनरली न्यू सिलेबस में आया था 18 वाले में, वो चालू ही जनरली यहां से होता था। मतलब 4 पेजेस का चैप्टर आया था एलओडीआर, केवल 4 पेजेस का। जब 18 में सिलेबस हुआ था, अभी की नहीं बात करता, 22 23 की, वहां पे केवल ये टॉपिक आते थे। सीधे 4 मार्क्स आपको ये बताना है, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस में कौन कौन सी इंटीमेशन है, 11 वर्किंग डेज इन एडवांस में कौन कौन सी इंटीमेशन है। नीचे अगर आप चेक करोगे, रेगुलेशन 30, कुछ याद आ रही हो बात? ही चेक करो एक बार, कुछ मटेरियलिटी वाली बात थी अगर याद है। कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जहां मटेरियलिटी टेस्ट नहीं लगता, तो कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहां पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये बात मटेरियल है या नहीं। टॉपिक का नाम क्या है? किस बेसिस पे क्या वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं। कुछ ऐसी है जहां मटेरियलिटी देखनी नहीं है, बतानी बतानी है। तो कुछ ऐसी भी है जहां पे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये मटेरियल है, अगर है तो डिस्क्लोज करना है। इसमें नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ये पढ़ो। एक कंपनी 2 कंपनी के साथ मर्ज हो गई, मतलब 2 कंपनियां मर्ज हो गई आपस में। पूछूं, समझूं, या बाय डिफॉल्ट ही मटेरियल है? एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, क्या ये मटेरियल है? क्या इतना? नहीं। डिस्क्लोज करना बनता है क्या? नहीं। शादी हो गई तो
मतलब शाम को अपनी फ्रेंड को ले गए, अपने फ्रेंड को घर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट शाम को वही फ्रेंड को माला पहना के घर में ले आए, ये मटेरियल डिस्क्लोजर था। समझ में आ रही है कहानी? राइट साइड देखो, कुछ एग्जांपल याद है क्लास में? पहले हम मैनुअली पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क हुआ क्या? पढ़ा ही रहा हूँ ना अभी भी, पढ़ा ही रहा हूँ ना अभी भी, कोई टीवी थोड़ी बेच रहा हूँ यहाँ पे। पहले हम मैनुअली व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, मार्कर के साथ, डस्टर हाथ पे, हाथ पूरे काले होते थे। अब इसकी आदत लग गई, बट टेक्निकली काम आज भी पढ़ाने का ही है। अब पता है जनरल कैरेक्टर बदल क्या गया? पहले घूमते घूमते पढ़ाते थे, अब एक जगह खड़ा रहना होता है, और मेरे से यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। कितने ही केस में मैं आज भी माइक लगा के साइड में आ जाता हूँ, क्योंकि आदत अभी भी, आप मान लो 14 साल में 8 साल तो मैनुअली पढ़ा है, तो कभी यहाँ खड़े कभी यहाँ, बट काम पहले भी पढ़ाने का ही था और काम आज भी पढ़ाने का है। मैंने थोड़ी बदलाव करा, सबने ही करा। तो क्या ये इतना मटेरियल है क्या? अब आप चेक करो कि आपने क्या बदलाव करा है। अगर इतना बड़ा बदलाव करा है जिसे मटेरियल कह सके, तो डिस्क्लोजर देना। डन है ये बात? कुछ घंटे की बातें थी, यहां याद आ रही है बात। हो जाने के 24 घंटे में, हो जाने के 24 घंटे में, ऊपर जो डिस्क्लोजर थे ना, वो तो था मीटिंग जिस दिन हो रही है ना, उससे इतने दिन पहले बताओ कि पहले मीटिंग है। अभी जब बड़े इवेंट हो गए ना, हो जाने के 24 घंटे में बता दो हुआ क्या। हाँ, मान लो बायबैक करने वाले थे, मीटिंग थी, क्या बायबैक फाइनल हुआ? नहीं हुआ, मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे में। अब नीचे अगर आप चेक करोगे, ये तो वो है, मैंने पढ़ाते वक्त रेगुलर में ये कहा था, ये वो बातें, मीटिंग खत्म हो गई, हम सामने आए, आके हमने इतना सा कह दिया, हाँ ये चीज डन है, डिटेल विल फॉलो। बात समझ में आ रही? ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया, सर पेशेंट कैसा है? हमने कहा अभी ऐसा है वैसा है, 24 घंटे बाद आपको जवाब देंगे। यही कहा था, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में। बट बाहर आके या तो वो डरा के जाता है या वो संभाल के जाता है, बट बता के तो जाता है ना। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर, ओटी में डॉक्टर है, बाहर अपन खड़े हैं, क्या होगा क्या होगा, वो बाहर आया, डॉक्टर सीधे कैबिन में चला गया। बात समझ? सब अपना अपना देखो, अगर आपको लग रहा है जा सकता है तो बुकिंग करवा लो 2 जगह आप। वो कुछ तो बता के जाता है ना। लेकिन लास्ट में एक कॉमन लाइन भी आती, अंडर ऑब्जर्वेशन 24 घंटे, 24 घंटे बाद ही बता पाएंगे। तो सेम वही कहानी है। हाँ तो आप बता दो तो मोटा मोटा मेन मेन क्या है, डिटेल 24 घंटे में आ जाएगी। डॉक्यूमेंट है, ये है, इसमें ये काम का है, रिपीटेडली पूछा हुआ टॉपिक है। क्या होती है ये? ये जेन्युइन जेन्युइन कंसर्न्स क्या होते हैं? अबे कल ही तो पढ़ाया तुम लोगों ने, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड। आपको लग रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है? जेन्युइन कंसर्न है, आके रिपोर्ट कर लो आप। अब आके आप रिपोर्ट कर लो आप, ये सेम ही टॉपिक वहां पे था, वहां पर इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड करे, उसको बचाना है, वो अपना नाम चाहे तो छुपा सकता है, ऐसा डॉक्यूमेंट ना दे, ये सेम वही बात है। बट जो कंसर्न उठा के लाओ ना, वो जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। अच्छा, उसको जो बता रहे हैं ना, उसको सेफगार्ड भी देना है अपन को, और साथ में इसको एक्सेस देनी है किस चीज की? चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको लग रहा है चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी किसमें इन्वॉल्व है, टू द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी, टू द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी एज द केस में भी। और ये टॉपिक 2-3 मार्क्स में कॉमन आता है। अब आप चेक करो, इतना सही है, आपको लिखना भी इतना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते आप लोग, बाकी सब तो वही है ऊपर वाला। ये क्वार्टरली वन टाइम कंप्लाइंसेस, नाम नाम बता रखे हैं हार्डली सारे। अब इसमें भी देखो कौन सी काम की होती है जिसमें लिमिट आ जाए कोई। आप रेगुलर वीडियो देखोगे, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, तो जहां जहां लिमिट्स आती है ना, ये हर लिमिट वाला काम का है। 7(1) किस चीज की है? शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आप इन हाउस कर रहे हो या आउटसोर्स कर रहे हो? आउटसोर्स कब करना है? जब सिक्योरिटी होल्डर कितने हैं। आउटसोर्स करना है मतलब आप मत करो, आपसे ना हो पाएगा, आप किसी अप्रोप्रिएट एजेंसी को लगाओ, वो एजेंसी संभालेगी ये काम। ऐसे कुछ सर्टेन और भी कुछ लिमिट वाले पॉइंट हो अगर, एक मिनट बस।
ये तो डेज वाली बातें हैं केवल, ये आप कर सकते हो, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये सुनो आप। आपने पीछे जगह जगह पढ़ा टॉप 500, टॉप 2000, टॉप 1000, इन्होंने एक जगह समेट दी सारी चीजें। जो पीछे जगह जगह पड़े थे ना, इन्होंने एक जगह टेबल में डाल दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है, 19 वाले हटाने हैं और 20 वाले पकड़ने, और ये सारे पॉइंट आप पीछे पढ़ चुके हो एक जगह, आप चाहो तो चेक कर लो। यहां से वो टॉपिक था कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नहीं तो नीचे और भी कोई नाम है क्या नॉन कन्वर्टेबल के अलावा? खत्म, ये तो बस रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी खत्म। अब नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में भी जो पीछे वाली रेगुलेशंस है ना, ऑलमोस्ट वही रिपीट हो रही है सारी। यहां तक एलओडीआर में क्या दिक्कत है? आज का एक सिंपल सा काम है आपका, घर जाओ, जाके इसकी स्कैनर करो, पुराने से पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ये बताओ। एक काम मैंने पीछे का सारा आपको पढ़ा दिया, ये जो कंप्लाइंसेस है ना, इनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो। इसमें बेटा इंग्लिश हिंदी करनी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें अपन अपना यहाँ समय ना लगा के अच्छा दूसरी जगह लगाएं, वो ज्यादा काम आएगा। ये आज आप रीड कर लो, आपके दो काम है घर पे, स्कैनर करना और लास्ट के 5-7 पेजेस करने। पीछे का तो मैंने ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड आपको सारा ही दिखा दिया। अगर आप देख के आए थे, मैंने वापस दिखा दिया, स्कैनर आपने कर ली और लास्ट के 7 पेजेस वापस कर ली, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया। मान के चलना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी 15-20 नंबर में आता है स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल, कि पेपर मेरे पिताजी नहीं बना रहे कि 20 नंबर में ही आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या था 15-20 कहते हैं, आपकी आदत है एक चैप्टर के ऊपर लिख देते हो 15 to 20 मार्क्स, और वो नहीं अगर आया और कुछ और आ गया तो आप अपनी गलती नहीं मानोगे, गलती सारी मेरे पे आ जानी। बट पूछा जा सकता है, बड़ी बात नहीं। डन है यहां तक ये?